आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शब्द किसे कहते हैं। क्या शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आता है, तो शब्द किसे कहते हैं का परिभाषा क्या हो जाएगा? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किसको? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, यानी कोई वर्ण या ध्वनि जब सही से मिलता है और कोई शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम में र जोर, आ जोर, म जोर, ये सब क्या है? वर्ण है। वर्ण मिल करके एक शब्द बना। क्या बना? तो उसे हम क्या कहेंगे? ये सार्थक है। वही राम का जगह हम बोलते हैं कुछ और जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द होने के लिए वो सार्थक रूप से मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। उसके बाद आता है शब्द के कितने भेद है। क्या है? शब्द के कितने भेद है। अगर ये कोई सवाल करे तो हम पूछेंगे किसके अनुसार। क्या पूछेंगे? किसके अनुसार, क्योंकि शब्द के भेद 4 आधारों पे बांटा गया। शब्द के भेद को 4 आधारों पे अलग अलग बांटा गया। शब्द के भेद कितने आधार पे? 4 आधार पर। इसीलिए अगर कोई पूछे शब्द के कितने भेद है तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे? किसके अनुसार या किसके आधार पे। ठीक है, तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति आधार पर 4 नाम है, आगे पीछे हम बोल सकते हैं। दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, दूसरा अर्थ के आधार पर। उसके बाद होता है तीसरा व्युत्पत्ति। इस व्युत्पत्ति को हम लोग रचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। 3 नाम है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे। उसके बाद होता है रूपांतर के आधार पे। किसके आधार पे? रूपांतर के आधार पे। इस तरह से आधार के भेद के 4 आधारों पर शब्द के भेद को बांटा गया। कितने आधारों पे? 4 आधारों पर शब्द के भेद को बांटा गया। पहला है उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद है। कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद। उसके बाद अर्थ के आधार पे शब्द के 2 भेद है। कितने हैं? अर्थ के आधार पे 2 भेद है। उसका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट, इसके आधार पे शब्द के 3 भेद है। कितने हैं? 3 भेद। और रूपांतर के आधार पे शब्द के 2 भेद है। ठीक है, इस तरह से शब्द के अगर टोटल भेद की बात करें तो हम टोटल भेद कितने हो गए? 11। लेकिन अगर पूछे शब्द के कितने भेद है तो हम क्या बोलेंगे? किसके अनुसार। अगर वो बोलेगा उत्पत्ति के आधार पे तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4। अगर वो बोलेगा रूपांतर के आधार पे तो क्या बोलेंगे? अगर कोई बोले व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे तो 3। अर्थ के आधार पे बोले तो इस तरह से शब्द के टोटल भेद हो गए 11। इसलिए अगर कोई पूछे शब्द के कितने भेद है तो सबसे पहले हम पूछेंगे किसके आधार पे, क्योंकि शब्द के भेद अलग अलग आधारों पे अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़े व्युत्पत्ति के आधार पे, तो उसके आधार पे कितने थे? 4। कितने? 4 थे। उस चारों का अब हम नाम जानेंगे। पहला होता है तत्सम। क्या है पहला? तत्सम। दूसरा है तद्भव। तीसरा देशज। चौथा विदेशज। ये 4 भेद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम का परिभाषा होता है कि संस्कृत के मूल रूप को, किसको? संस्कृत का जो शब्द है अगर उसको हम हिंदी में लिखते हैं, यानी संस्कृत में भी वही रहे और उसी बात को अगर हम हिंदी में भी लिखते हैं तो वो कहलाता है तत्सम। क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं अग्नि, तो ये संस्कृत का शब्द है। क्या है? संस्कृत का। यदि अग्नि को हम संस्कृत में और हिंदी में दोनों जगह अग्नि ही लिखे तो क्या कहलाएगा? यानी संस्कृत के मूल शब्द, यानी जो संस्कृत का ही शब्द और हिंदी में आ गया है ना, तो वो क्या कहलाएगा? तत्सम। लेकिन संस्कृत का बदला हुआ रूप। क्या मतलब? संस्कृत में कुछ और नाम है, उसका बदल के हिंदी में अगर कुछ और नाम हो जाए तो क्या कहलाएगा? यानी संस्कृत के शब्द का नाम अगर बदल जाता है हिंदी में आकर के तो क्या कहलाता है? जैसे हम बोलते हैं अग्नि, बोले बताए तो अग्नि संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में अगर हम आग लिख देते, क्या लिखते हैं? अग्नि का ही दूसरा नाम आग है, लेकिन वो हिंदी में है। तो अगर हम वहां पे हिंदी में आग बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? तद्भव। दोनों का मतलब सेम है। अग्नि का मतलब भी आग होता है और आग का मतलब भी आग होता है, लेकिन संस्कृत में लिखा हुआ तो तत्सम हो गया, वही हम हिंदी में लिख दिए तो तद्भव हो गया। समझ में आ रहा परिभाषा? संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं और संस्कृत के हम लोग बिगड़े रूप या हिंदी में जाकर जिसका रूप बदल जाए उसे हम
तद्भव कहते हैं, देशज के बारे में आता है। हम अपने देश की भाषा को देशज कहते हैं, जो हमारे देश की भाषा है, और जो विदेश की भाषा होता है उसे विदेशज कहते हैं, चाहे वो भाषा अरबी की हो या फारसी की या फिर तुर्की, अंग्रेजी, ये सब विदेश की भाषा। किसकी भाषा है? तो विदेश की भाषा क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। और जो हमारे देश की भाषा है वो देशज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग डॉक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉक्टर हमारे देश की भाषा है नहीं ना? हमारे देश की भाषा नहीं है, तो डॉक्टर क्या कहलाएगा? हॉस्पिटल। वही हम लोग बोलते हैं खटिया, तो खटिया हमारे देश की भाषा है। तो जो हमारे देश की भाषा होती है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और जो विदेश की भाषा है, ये 4 भेद है उत्पत्ति के आधार पे शब्द के। ठीक है, समझ में आ गया? किसके? उत्पत्ति के आधार पे शब्द के ये 4 भेद थे। दूसरा अर्थ के आधार पे, किसके? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद है। कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर 2 भेद बताए थे अभी। एक को बोलते हैं सार्थक और दूसरा को बोलते हैं निरर्थक। सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है कि जिसका कोई सही अर्थ होता है। क्या होता है? जब हम कोई शब्द बोलते हैं और उसका कोई अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है? सार्थक कहलाता है। और निरर्थक होता है कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकले तो वो शब्द क्या कहलाता है? निरर्थक कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं मनुष्य की आवाज़, हम लोग बोलते हैं, हमारा भाषा समझ में आता है, तो जिसकी भाषा समझ में आ जाए क्या कहलाएगा? वही बोलते हैं पशु पक्षी की आवाज़। समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? तो पशु पक्षी की आवाज़ क्या हो जाएगा? गाय कैसे बोलता है? कैसे कहता है? भाँ। ये क्या कहता है? माँ। तो नहीं समझ में आता है। तो जिसकी भाषा नहीं समझ में आए क्या कहलाएगा? जैसे हम बोलते हैं बर्तन की आवाज़ जब गिरता है कैसे करता है? टन 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 करते जाता है। समझ में नहीं आता है? तो बर्तन की आवाज़ हमको समझ में नहीं आता है। तो जिसकी आवाज़ या भाषा नहीं समझ में आए क्या कहलाता है? और जिसकी भाषा या अर्थ समझ में आए क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं रोटी, क्या बोलते हैं? रोटी का मतलब क्या होता है? खाने वाला रोटी होता है ना। समझ में आता है कि रोटी गोल गोल होता है, ऐसे ऐसे बिल बिल लोग बनाता है, लेकिन वही हम बोलते हैं वोटी। क्या बोलते हैं? वोटी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो रोटी का अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो वोटी क्या कहलाएगा? निरर्थक कहलाएगा। और रोटी क्या कहलाएगा? तो ये अर्थ के आधार पे सबके 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक। जिसका अर्थ समझ में आ जाए क्या कहलाएगा? सार्थक है। जिसका अर्थ समझ में नहीं आए वो कहलाएगा निरर्थक। उसके बाद है रचना के आधार पे 3 भेद बताए थे। कितने भेद? रचना के 3 भेद है। एक है तुम्हारा रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। क्या है? तीसरा योग रूढ़। ये 3 भेद है रचना के आधार पे, या व्युत्पत्ति बोल लो या फिर बनावट बोलो, के आधार पे सबके 3 वेद है। पढ़े अभी? ठीक है, रचना के आधार पे सबके 3 वेद है। एक है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ये 3 वेद है रचना के आधार पे, या उसको हम लोग व्युत्पत्ति भी बोलते हैं या फिर बनावट, 3 नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रूढ़ एक है, दूसरा यौगिक, तीसरा योग। रूढ़ का मतलब होता है कि जिस शब्द को अलग करने पे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या होता है? मतलब शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। जैसे राम में हम रा अलग करते हैं, म अलग करते हैं। क्या करते हैं? राम में रा अलग और म अलग करते हैं, तो रा का कोई मतलब नहीं निकलता और म का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या कहलाएगा? रूढ़ कहलाएगा। वही हम लोग लिखते हैं कवि, तो कवि में हम क अलग कर दे और वी अलग कर दे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं होता। तो जिस शब्द को अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वही यौगिक होता है कि जिसका प्रत्येक खंड सार्थक होता है, यानी हम इसको जितना बार तोड़ेंगे उसका सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा। क्या निकलता होगा? अर्थ निकलेगा। उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं विद्यालय, तो विद्या में विद्या को अलग करते हैं, आलय को अलग करते हैं, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, तो विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? आलय का मतलब होता है घर। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो दोनों क्या है? सार्थक है। यानी यौगिक का परिभाषा हो गया कि जब हम शब्द को अलग करें और उसका प्रत्येक खंड का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो तो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे हो गया विद्यालय में विद्या जोड़ आलय, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, आलय का मतलब घर। वही हम बोलते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय का होता है पुस्तक जोड़ आलय। तो पुस्तक का मतलब क्या होता है? किताब, और आलय का मतलब घर, यानी पुस्तक का घर।
तो सबका अर्थ निकल रहा है। तो जिसको अलग करने पे उसका अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। उसके बाद योग रूढ़ आता है। क्या? योग रूढ़ का परिभाषा है कि जिसको विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। क्या करता है? जिसका कोई विशेष अर्थ होता है जिस शब्द का, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रत्येक खंड सार्थक से लेना देना इसमें नहीं है। इसका जो है इसका विशेष अर्थ होगा, यानी वो अलग चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं वीणा पानी। क्या बोलते हैं? वीणा पानी। क्या बोलते हैं? यानी वीणा पानी का मतलब होता है जिसके हाथ में वीणा हो, ये विशेष है। वीणा पानी किसको बोलते हैं? सरस्वती जी को बोलते हैं। उसके हाथ में क्या है? वीणा है। तो जिसका विशेष अर्थ निकले उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं त्रिनेत्र। क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र, जिसका 3 आंख होता है। 3 आंख किसका है? शंकर जी का। तो ये विशेष है, ठीक है। तो योग रूढ़ बोलते हैं कि जिसका विशेष, जो विशेष अर्थ बताए या विशेष अर्थ ग्रहण करता है जो शब्द, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये था योग रूढ़ शब्द का परिभाषा, ठीक है। उसके बाद है रूपांतर के आधार पे बताए थे कितने भेद? 2 भेद है रूपांतर के आधार पे। एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। भिखारी नहीं समझना, ठीक है। विकारी अविकारी, ठीक है। हाँ, भिखारी में फर्क है। तो विकारी का परिभाषा क्या था और अविकारी को वही पढ़ेंगे। विकारी का परिभाषा कि जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। लिंग का मतलब होता है जो स्त्रीलिंग अनुसार, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार रूप बदल ले। वचन यानी एक वचन और बहुवचन होने पे उसका रूप बदल जाए, ठीक है। उसका कारक में उसका रूप बदल जाए। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में उसका रूप बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाता है वो विकारी शब्द कहलाता है। इसके 4 भेद है। किसके? विकारी शब्द के 4 भेद है। कितने भेद है? परिभाषा समझ गया था? 4 भेद है। यानी वो कौन कौन है जो स्वयं बदलता है? वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है? ये 4 वो है जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार इसका रूप बदल जाता है। क्या होता है? इसका रूप बदल जाता है। ये कहलाता है विकारी शब्द, ठीक है। यानी विकारी के 4 भेद। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली बार, ठीक है। उसके बाद अविकारी आता है। ठीक इसके उल्टा परिभाषा हो जाएगा। जिसका रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलता है वो अविकारी शब्द कहलाता है। इसके भी 4 भेद है। कितने भेद है? इसके भी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, उसके बाद हो जाएगा संबंधवाचक, उसके बाद समुच्चय बोधक, और उसके बाद है विषमयादि बोधक। ये 4 भेद है विकारी के, ठीक है। ये लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। जो नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है? अविकारी। है जो रूप बदल जाता है वो क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये इतना सारा चीज शब्द में पढ़ना था, ठीक है। समझ में आ गया? अगर कोई पूछे शब्द के कितने भेद है तो हम क्या बोलेंगे? किसके अनुसार, ठीक है। अगर वो बोले उत्पत्ति के अनुसार तो हम क्या बोलेंगे? कितने भेद? 4 भेद। अगर वो बोले व्युत्पत्ति के अनुसार तो, ठीक है। अगर बोले बनावट के अनुसार तो 3। व्युत्पत्ति या बनावट दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? इसलिए व्युत्पत्ति बोले या बनावट तो हम कितने भेद बताएंगे? 3 भेद बताएंगे। अगर वो बोले अर्थ के अनुसार तब कितने भेद बताएंगे? अर्थ के अनुसार कितने भेद है? 2। और रूपांतर के अनुसार 2। समझ में आ गया? तो इतना शब्द में पढ़ना। जिसको इतना समझ में आ गया शब्द कंप्लीट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बंद करो।